Hello everyone. So how are you guys? So this is your Vaibhav sir. As you know all that आप देखो यहाँ पर हम बात करें डीडीए जेई की बात कर रहे हैं तो हमारे जो सेशंस है वो सुबह 10 बजे और शाम को 7 बजे डेली हमारे सेशन चल रहे होते हैं। और इन सेशंस के अंदर सुबह 10 बजे और शाम को 7 बजे हमारे डेली सेशन चल रहे होते हैं। और इन सेशंस के अंदर हम क्या करते हैं, अपने बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं। और ये क्वेश्चन चाहे आपका डीडीए जेई एग्जामिनेशन हो, चाहे एनएचपीसी रहा हो, चाहे डब्ल्यूबीपीसी पीएससी रहा हो, चाहे सब इंजीनियर रहा हो, चाहे हम बात करें कोई पीएससी एग्जाम रहा हो, तो सभी में हम बात करते हैं क्वेश्चंस आपके देखे गए हैं डायरेक्टली। तो और इस बार भी हम बात करेंगे डेफिनेटली इन सेशन से डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस देखने मिलेंगे आपके एग्जामिनेशन से। तो फटाफट से इस सेशंस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, क्योंकि आप चाहेंगे कि आपके दोस्त भी यहाँ पर सिलेक्शन लेकर के आगे बढ़े। तो फटाफट से अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दो, और जो लोग यहाँ पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ मैं बात करूंगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे सेशंस डेली चलते हैं तो इन सेशंस को ज्वाइन कीजिएगा। इसके अलावा हमारी मास्टर क्लास है जो सुबह 11:30 बजे और दोपहर में 2 बजे चलती हैं। तो दो मास्टर क्लास जो आपके यहाँ पर आपकी रैंक को इंप्रूव करने के लिए, आपको चीजों को समझने के लिए बहुत जरूरी हो जाती है, वो मास्टर क्लास भी आपकी यहाँ पर चल रही होती है। दोनों क्लासेस भी आप ऐप पे होती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इन सेशन का पीडीएफ कहां मिलेगा सर, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है वैभव सर सुपर कोचिंग। और इस टेलीग्राम चैनल पर आपको इस सेशंस का पीडीएफ मिल जाएगा। और यहां पर अगर नहीं कर पा रहे हैं इससे तो लिंक से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपका लिंक यहां पर दे दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, तो वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फायदा क्या है सर, एक तो पीडीएफ मिलेगा, दूसरा क्लासेस का अपडेट मुझे मिल जाता है डायरेक्टली, यूआरएल मुझे मिल जाता है, लिंक मिल जाता है, तो डायरेक्टली मैं क्लास में एंटर कर सकता हूं। तीसरा चीज जो मिलता है वो यहाँ पर इसके साथ साथ एक डाउट डिस्कशन ग्रुप है। तो जब आप टेलीग्राम चैनल के नाम पे ऊपर क्लिक करेंगे तो साइड में आपको डाउट डिस्कशन का एक सिंबल दिखेगा, उस सिंबल से आप डाउट डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन करते हैं, तो वहां पर अपने डाउट्स को पोस्ट करते हैं, तो मैं और आपके आपके साथी यहाँ पर आपके डाउट्स को डिस्कशन के थ्रू सॉल्व कर रहे होते हैं। और डिस्कशन से की गई चीजें हमें पता है बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाती हैं, जो हमें समझ में भी आ रही होती हैं। तो बिल्कुल यार इन चीजों को यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम, आपको बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को सो दैट आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सेशंस को विदाउट एनी डिले। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, इस क्वेश्चन के लिए मैं साइड हो जाता हूं। देखो यहाँ पर तो एक्स वाई डायरेक्शन है, एक्स सिग्मा वाई है और सिग्मा एक्स है। तो उस कंडीशन में पूछ रहा है तो बताओ कितना होगा। ये सिग्मा वाई और सिग्मा एक्स की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, मोहर स्ट्रेस सर्किल रिप्रेजेंटिंग द स्टेट ऑफ स्ट्रेस। तो मोहर सर्किल बताओ जो हमारा रेडियस होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो रेडियस बताना है मोहर सर्किल का, बताओ रेडियस कितना होगा। रेडियस जो है वो रेडियस कितना होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा। सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे यहाँ पर वन बाय वन, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ कितना होगा। फॉर्मूला बताओ क्या होगा। अगर मैं यहां पर फॉर्मूला लिखना चाहता हूं तो फॉर्मूला क्या होगा, R इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर इंटू 4 टाउ एक्स वाई स्क्वायर होगा। तो देखो इस डायग्राम में देखो कहीं पर भी शेयर स्ट्रेस दिख रही है, शेयर स्ट्रेसेस यहाँ पर क्या है, 0 है। अब बचता क्या है, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई। सिग्मा एक्स की वैल्यू 100 है, सिग्मा वाई की वैल्यू 20 है, तो ये वैल्यू कितना निकल के आएगी, 1/2 अंडर रूट ऑफ हम आके 100 माइनस 20 का स्क्वायर, मतलब 80 का स्क्वायर, यानी 80/2 निकल करके आएगा, जिसको हम बोलेंगे 40 एमपीए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 एमपीए। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 40 एमपीए हमारा राइट आंसर आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4। अगर मैं तुमसे पूछता सेंटर बताओ मोहर सर्किल का, तो मोहर सर्किल का सेंटर क्या होता है, तो सेंटर की बात करें तो सेंटर जो निकल करके आता है वो क्या होता है, हम बात करेंगे सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 कॉमा हम बात करते हैं 0 निकल करके आता है। यस और नो, तो हम बात करेंगे यहाँ पर ये हमारा सेंटर निकल, क्या ये सही है गलत है, अगर गलत है तो कमेंट सेक्शन में बताओ सही क्या है, अगर गलत है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, बस तुम्हें कंफ्यूज करना है मुझे। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर सही है गलत है, अगर गलत है तो कमेंट सेक्शन में बताओ को आंसर क्या होगा। कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कि आंसर क्या होगा, फटाफट बता दीजिएगा जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर निकल करके आएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। मैक्सिमम पॉसिबल हाइट पूछ रहा है किसका, सेफ डैम हैविंग अ एलिमेंट्री प्रोफाइल। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, अगर मैंने एलिमेंट्री प्रोफाइल बोला है तो एलिमेंट्री प्रोफाइल कैसा होता है, हमारा ट्राइंगुलर होता है। एलिमेंट्री प्रोफाइल कैसा होता है, एलिमेंट्री प्रोफाइल जो निकल करके आता है वो ट्राइंगुलर होता है। और अगर ट्राइंगुलर एलिमेंट्री प्रोफाइल होता है तो इस पे 3 फोर्स लगेंगे, एक लगेगा हमारा अपलिफ्ट फोर्स, एक लगेगा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, और एक लगता है हमारा वेट ऑफ द डैम। तो 3 ही फोर्स यहां पर काम कर रहे होते हैं।
अब मैंने बात की है ये तीन फोर्स काम कर रहे हैं, अगर ये तीन फोर्स काम कर रहे हैं तो बताओ यहाँ पर F क्या है, अलाउबल स्ट्रेस इन द डैम मटेरियल है, G है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ डैम है, और W क्या है, यूनिट वेट है। तो बताओ फॉर्मूला क्या होगा, तो डायरेक्टली फॉर्मूला देखना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, डायरेक्टली फॉर्मूला हाइट ऑफ द डैम इज इक्वल टू क्या होगा, F अपॉन हम आते हैं गामा लिख लो या W लिख लो, तो W लिख दिया हमने, कितना G+1 निकल करके आएगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर निकल करके आएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन निकल के आएगा। तो डायरेक्टली फॉर्मूला है जिसको हमें याद रखना है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तीसरा नंबर का आंसर, तो बताओ फटाफट से तीसरे नंबर का आंसर क्या होगा, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, थर्ड नंबर का आंसर बताइए क्या होगा, द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द एक्सियल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन और एक्सियल स्ट्रेन का रेशियो क्या कहा जाएगा, लेटरल स्ट्रेन, तो हम कहते हैं लेटरल स्ट्रेन और एक्सियल स्ट्रेन, एक्सियल को क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पॉइजन रेशियो बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पॉइजन रेशियो बोला जाता है। और पॉइजन रेशियो की वैल्यू जनरली कितनी होती है, 0 से लेकर के 0.5 के बीच में वैरी करती है। तो कमेंट सेक्शन में बताओ 0 किसके लिए होगी और 0.5 किसके लिए होगी। इन द केस ऑफ पॉलीमर जाए हम तो मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू -1 तक जा सकता है, कितना, -1 तक जा सकता है। तो अगर हम बात करें तो नॉर्मली रेंज जो होगी वो 0 से 0.5 होगी और -1 तक यहां पर जा सकता है, -1 तक ये वैल्यू जा सकता है। अगर इसी तरीके से लेटरल डायरेक्शन की स्ट्रेन निकालनी है और हमें पता है सिग्मा एक्स है और यहाँ पर कितना लग रहा है, सिग्मा वाई है, तो एप्सिलॉन अगर हमें एक्स निकालना है तो हमने एक्स डायरेक्शन में निकाला, चलो ठीक है। अगर मैंने ये बोल दिया है तो यहाँ पर एक्स डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन का निकाल सकते हो और वाई डायरेक्शन का निकाल सकते हो, और आसानी से एक्स डायरेक्शन पे जो फोर्स है उसके कारण वाई डायरेक्शन में क्या स्ट्रेस आएगा वो भी हम यहाँ पर पॉइजन रेशियो की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं, इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थर्ड नंबर का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो फोर्थ नंबर का आंसर बताइएगा। सर्कुलर कर्व को जो इंट्रोड्यूस किया जाता है तो किस लिए इंट्रोड्यूस करते हैं, सर्कुलर कर्व इज इंट्रोड्यूस टू ग्रेजुअली चेंज द, सर्कुलर कर्व इज इंट्रोड्यूस टू ग्रेजुअली चेंज द, सर्कुलर कर्व को किस लिए इंट्रोड्यूस करते हैं, देखो जब भी दो स्ट्रेट होती हैं और सडनली हमारा डायरेक्शन चेंज होगा, तो सडनली डायरेक्शन चेंज होने के कंडीशन में क्या आएगा, हमारा एक फोर्स होता है जो हमें जर्क प्रोवाइड कर सकता है। तो इसलिए ग्रेजुअली हम बात करेंगे डायरेक्शन को, दो स्ट्रेट के बीच में ग्रेजुअली डायरेक्शन को चेंज करना है, और डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं, सर्कुलर कर्व प्रोवाइड करते होते हैं। क्या करते हैं, सर्कुलर कर्व। तो जनरली हम किसको चेंज कर रहे हैं, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हम इसको प्रोवाइड करते हैं। सुपर एलिवेशन क्या होता है, सुपर एलिवेशन जो होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर करने का, काउंटर एक्ट करने का काम कर रहा होता है, सुपर एलिवेशन। कैम्बर क्या होता है, कैम्बर का मेन पर्पस क्या होता है, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में, कैम्बर का मेन पर्पस क्या होता है। तो कैम्बर का जो मेन पर्पस निकल करके आता है वो क्या होता है, वो होता है टू ड्रेन ऑफ द वाटर। तो वाटर जो भी आ रहा है, रेन वाटर रोड पर आ रहा है, उसको ड्रेन ऑफ करना मेन पर्पस होता है। ठीक है, तो वो हमारा कैम्बर कहा जाएगा। और कैम्बर लेटरल डायरेक्शन में स्लोप होता है, कैम्बर क्या होता है, लेटरल डायरेक्शन में जो स्लोप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैम्बर बोल रहे होते हैं। तो फोर्थ नंबर की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, और सुपर इलिवेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम ट्रांजिशन कर्व को यूज करते हैं, किसको, ट्रांजिशन कर्व को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो फोर्थ की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा। चलिए एरिएटेड कंक्रीट के बारे में पूछ रहा है कि एरिएटेड कंक्रीट इज फिल इन द ब्लैंक्स इन वेट, एरिएटेड कंक्रीट इज फिल इन द ब्लैंक्स इन वेट। अगर एरिएटेड कंक्रीट की बात करेंगे तो एरिएटेड कंक्रीट इज फिल इन द ब्लैंक्स इन वेट। तो एरिएटेड कंक्रीट जो होता है तो वेट के फॉर्म में देखें, एरिएटेड कौन, मतलब इसके बीच में एयर आ गई, एयर आ गई मतलब डेंसिटी कम, और डेंसिटी कम हो गई तो एरिएटेड कंक्रीट क्या होगा, लाइट इन वेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाइट इन वेट हो जाएगा। तो कैसा होगा, लाइट इन वेट निकल करके आएगा। अब एरिएटेड कंक्रीट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। एरिएटेड कंक्रीट जो बनाते हैं वो किससे बनाते हैं, हम क्या, इंट्रोड्यूसिंग द एयर और गैसेस इनटू द स्लरी कंपोज्ड ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट और लाइम और फाइनली क्रस्ट सिलिशियस पिलर so that when the mix set and hardens a uniformly cellular structure is formed। तो हम क्या करेंगे, एयर को इंट्रोड्यूस करते हैं किसके बीच में, हम कंक्रीट की स्लरी के बीच में। अगर एरिएटेड कंक्रीट के मैन्युफैक्चर्ड बाय हम बात करते हैं तो यहां पर पूरा प्रोसेस दे दिया गया है, तो ये कंडीशन निकल गए थे। अगर हम कहें तो एल्यूमिनियम पाउडर को इंट्रोड्यूस करके भी हम एरिएटेड कंक्रीट बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो एयर एंट्रेनिन एडमिक्सचर्स जो होते हैं वो भी हमारे यहां पर यूज किए जा सकते हैं, किसके लिए, एरिएटेड कंक्रीट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो एरिएटेड कंक्रीट के केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
बी हमारा राइट आंसर निकल कर आएगा। तो फटाफट से यार एक बार सेशन को जोरदार तरीके से शेयर और लाइक कीजिएगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सो दैट उनको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है, तो फिफ्थ नंबर की बात करेंगे, हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। सिक्स नंबर का आंसर बताना। हाँ 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 हाँ, सभी को पता है इसके बारे में, सभी को पता है, सभी को पता है क्या होगा? कैनेडीज फाउंड द अपर वारी दोआब कैनाल। अगर अपर वारी दोआब कैनाल की बात करें तो कैनेडीज ने जो अपनी स्टडी की थी किसके लिए? अनलाइंड कैनाल के लिए, या हम बात करें एलुवियल कैनाल सेक्शन के लिए, वो कहां पर की थी? अपर बारी दोआब कैनाल सेक्शन पर की थी। और वहां पर उन्होंने पाया था, क्या पाया था? उन्होंने पाया था नो सिल्टिंग एंड नो स्कोरिंग की कंडीशन हो रही है। किसकी? नो सिल्टिंग एंड नो स्कोरिंग की कंडीशन हो रही है। तो यहां पर हम बात करते हैं, यहां पर क्या होगा? टू बी द मोस्ट इकोनॉमिकल, नहीं ऐसा नहीं है। हैविंग द हाईएस्ट स्पेसिफिक डिस्चार्ज, ऐसा भी नहीं है। हैविंग द हाईएस्ट क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो, नहीं होगा। क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो के थ्रू उन्होंने डिफाइन किया हुआ था कि जो डिफरेंट चैनल हैं, अगर इंडिया के डिफरेंट रेस्पेक्ट में बात करें, डिफरेंट रीजन में बात करें, तो वहां पर एक क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो के थ्रू उन्होंने एक वेलोसिटी को डिफाइन किया था। तो हमने बात की तो वो वेलोसिटी क्या थी? वेलोसिटी इज इक्वल टू दी एम, अगर हम बात करते हैं c1 y की पावर c2, तो c1 की वैल्यू 0.64 और हम बात करते हैं सॉरी 0.55 और c2 की वैल्यू 0.64 ली गई थी। और y क्या है? डेप्थ। तो हम क्या बोलेंगे? नॉन सिल्टिंग एंड नॉन स्कोरिंग कंडीशंस वहां पर निकल करके आ रही थी। अपर बारी दोआब कैनाल सेक्शन में क्या था? नॉन सिल्टिंग एंड हम नॉन स्कोरिंग की प्रॉब्लम निकल करके आ रही थी। तो सिक्स की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर निकल करके आएगा। सेवेंथ की बात कीजिएगा फटाफट से। ये क्वेश्चन कई बार बता चुका हूं आप लोगों को, कई बार बता चुका हूं इस क्वेश्चन के बारे में। बताओ आंसर क्या होगा? फटाफट बताओ आंसर क्या होगा? कई बार बता चुका हूं इस क्वेश्चन के बारे में। क्या बोल रहा है? बोला है टॉप डायामीटर, बॉटम डायामीटर एंड हाइट ऑफ द स्लम्प मोल्ड इज। देखो, टॉप डायामीटर की बात करेंगे, बॉटम डायामीटर की बात करेंगे और हाइट ऑफ द, तो टॉप डायामीटर कितना? 10 सेंटीमीटर। बॉटम डायामीटर की बात करेंगे कितना? 20 सेंटीमीटर। और हम बात करेंगे हाइट की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर लिखा आएगा। तो 10, 20 और 30 वो ऑप्शंस कहां दिख रहा है आपको? 10, 20 और 30 का ऑप्शंस कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर। और ये स्लम्प कौन किस लिए यूज करते हैं? टू मेजर द वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट की वर्केबिलिटी को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं? स्लम्प कौन का यूज करते हैं। ऐसा भी पूछा सकता है टॉप डायामीटर बॉटम डायामीटर का रेशियो, या बॉटम डायामीटर टॉप डायामीटर का रेशियो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी यहां पर आपसे पूछे जा रहे होते हैं। अच्छा, ये लो, वेरी लो वर्केबल के लिए या वेरी हाई वर्केबल, किसके लिए सुटेबल नहीं होता है? तो कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से फटाफट से, किसके लिए सुटेबल नहीं होता है? रिवीजन मारो फटाफट से, फटाफट से रिवीजन मारो इस कॉन्सेप्ट को जल्दी से। शाबाश। एट्थ नंबर का आंसर बोलो फटाफट से। द क्वांटिटी ऑफ आर्च मैसनरी वर्क इज कैलकुलेटेड बाय, तो क्या बोल रहा है हिंदी में? हिंदी में बोल रहा है चाप चिनाई कार्य की मात्रा की गणना किस संबंध के द्वारा की जाती है? संबंध मतलब यहां पर रिलेशनशिप जो ये दिए गए हैं, इन रिलेशनशिप की बात कर रहा है। ठीक है, इन रिलेशनशिप की बात यहां पर कर रहा है। तो बताओ किसके द्वारा दिया जाता है? फटाफट से बताओ मुझे आंसर क्या होगा? फटाफट से आंसर बताओ क्या होगा? तो क्वांटिटी ऑफ आर्च मैसनरी, अगर आर्च मैसनरी की बात करते हैं तो वर्क इज कैलकुलेटेड बाय द रिलेशनशिप। किस रिलेशनशिप के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है? फटाफट से बताओ। बहुत बढ़िया। किसके द्वारा किया जाता है? हम बात करें मीन लेंथ ऑफ आर्च, मीन लेंथ ऑफ आर्च इनटू विड्थ ऑफ द वॉल एंड टू थिकनेस ऑफ द आर्च। अब समझ में नहीं आता सर, एक डायग्राम दे दिया है, विड्थ क्या होगी और थिकनेस क्या होगी। तो देखो यहां पर इस डायग्राम में समझते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा लेंथ है, ये जो पूरा का पूरा लेंथ है, ये हमारी होती है मीन लेंथ। ठीक है, और ये जो पोर्शन है ये स्पान कहा जाएगा। ये क्या कहा जाएगा? स्पान कहा जाएगा। इस पे स्पान का मल्टीप्लिकेशन नहीं करते, क्या करते हैं? मीन लेंथ ऑफ आर्च। तो मीन लेंथ ऑफ आर्च ये होगा। अगर हमने बात की थिकनेस, तो थिकनेस बी की बात की, विड्थ ऑफ द वॉल, विड्थ ऑफ द वॉल बी निकल के जाता है, जो पीछे की साइड दिखाई देती है वो विड्थ ऑफ द वॉल। और थिकनेस की बात की तो थिकनेस सामने की साइड यहां पर दिखाई देगी, टी होगा वो थिकनेस निकल करके आएगा जो सामने की साइड आपको दिखाई देगा। तो टी यहां सामने की साइड दिखाई दे रहा है, विड्थ हमारा साइड में दिखाई दे रहा है और एल हमारा इस तरीके से। तो अगर कभी डायग्राम के थ्रू आपसे पूछ लिया कि यहां पर क्वांटिटी निकालिएगा, तो क्वांटिटी निकालने के लिए क्या करेंगे? एल इंटू बी इंटू टी कर दिया जाएगा, सिंपली हमारा आंसर यहां पर मिल जाएगा। तो एक नया क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है इन टर्म्स ऑफ द डायग्राम। डायग्राम के फॉर्म में हमें यहां पर एक नया क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ? तो एट्थ नंबर का बात करें, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, डायरेक्टली क्वेश्चंस भी यहां पर पूछा जा सकता है। चलो नाइन्थ नंबर का, कॉस्ट कैपेसिटी फैक्टर, कॉस्ट कैपेसिटी फैक्टर लाइज बिटवीन।
अगर कॉस्ट कैपेसिटी फैक्टर की बात करेंगे तो किस किस के बीच में लाइज कर रहा होता है? कॉस्ट कैपेसिटी फैक्टर, पहले कॉस्ट कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है? तो बिल्डिंग इंडेक्स के बेसिस पे हम कॉस्ट कैपेसिटी फैक्टर देते हैं। जैसे मान लो कोई बिल्डिंग पहले बनाई हुई है, उसका कॉस्ट आया C1, जो अभी बनाना है उसके बेसिस पे हमें निकालना है कितना होगा, कॉस्ट कैपेसिटी फैक्टर के बेसिस पे। तो अगर मैंने देखा तो इसका इंडाइसिस हम बात करते हैं कितना आया, Q1 आया, C1 के रिस्पेक्ट में कितना Q1, C2 के रिस्पेक्ट में कितना Q2, और इसको हम बात करेंगे कॉस्ट कैपेसिटी फैक्टर्स के पावर x कर देंगे। तो ये क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है कॉस्ट कैपेसिटी फैक्टर। ठीक है, और ये कॉस्ट कैपेसिटी फैक्टर जो होगा वो डिफरेंट डिपार्टमेंट द्वारा अलग अलग तरीके से डिफाइन होता है। ठीक है, तो हम प्रीवियस कॉस्ट है उसके रिस्पेक्ट में जो इंडेक्स है वो देखा, अभी का जो कॉस्ट है अपने इस रिस्पेक्ट में जो इंडेक्स देखा वो देखा, और उसका पावर क्या किया, x किया। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। तो C1/C2 इज इक्वल टू Q1/Q2 की पावर x निकल के आएगा। जो x है वो कॉस्ट कैपेसिटी फैक्टर है, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा अलग अलग डिफाइन किया जा सकता है। तो कितना होता है ये वैल्यू? जनरली 0.4 से लेकर के 0.6 के बीच में निकल करके लाता है। कितना? 0.4 से लेकर के 0.6 के बीच में लेकर के आ रहे होते हैं। नाइन्थ की बात करेंगे, हमारा ऑप्शन नंबर सॉरी ये 0.4 से 0.6 नहीं, 0.6 से 0.8, 0.6 से 0.8 होता है। यस यस यस, 0.6 से 0.8 होता है, 0.6 से 0.8 निकल के आता है। ये सही आंसर होगा, सी आंसर सही होगा। सही बोल रहे हो आप लोग सही बोल रहे हैं, सी आंसर होगा इसका। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर होगा। चलो 10th नंबर का आंसर बताओ फटाफट से। अगर एक ओपन टैंक की बात की है, फटाफट से कैलकुलेट करो इसको, फिर मैं आंसर बताता हूं। कैलकुलेट कीजिएगा फटाफट से, जल्दी जल्दी आंसर दो कमेंट सेक्शन में, कैलकुलेट करके आंसर दो। समझो क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है। बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने आंसर देना चालू कर दिए हैं, बहुत बढ़िया। तो देखो ये टैंक है, इस टैंक में क्या है, ऑयल और वाटर डाल दिया है। तो वाटर कितनी हाइट तक डाला है हमने? वाटर जो डाला है वो हमारा कितना है, 60 सेंटीमीटर है। तो 60 सेंटीमीटर हाइट तक वाटर है। इसके ऊपर क्या आएगा, ऑयल आएगा। तो ऑयल आएगा, इसके ऊपर आया, लेट से ऑयल हमारा यहां पर आ गया। ठीक है, ऑयल हमारा यहां पर आ गया, लेट से ऑयल आ गया कितना, हम आ गया 60 सेंटीमीटर के बाद हम बात करें 30 सेंटीमीटर तक ऑयल आ गया है, 30 सेंटीमीटर तक ऑयल आ गया है। ठीक है, अब बताओ, अगर मैं देखूं तो यहां पर स्ट्रेस कितनी होगी, ऑयल के कारण ये होगी, प्रेशर जो होगा वो यहाँ पर रो जी एच निकल करके आएगा। और ये रो जी एच क्या नीचे वाली सरफेस पे पूरा का पूरा लग रहा है या नहीं? तो नीचे वाली सरफेस का डायग्राम कुछ यहां से अगर हम देखें तो यहां से यहां तक तो आ ही गया है, और यहां से फिर क्या होगा, वाटर के कारण बढ़ना स्टार्ट होगा। तो अगर टोटल देखें नीचे तो क्या निकल करके आएगा, ये पूरा प्रेशर निकल करके आएगा या नहीं? अगेन इतना तो हमारा पहले ही आ गया था, तो ये तो हमारा पहले ही आ गया, किसके कारण, वाटर। ये किसके कारण आया, ऑयल के कारण, ये ऑयल के कारण आ रहा है। और ये किसके कारण आ रहा है, ये जो आपका निकल करके आ रहा है वो वाटर के कारण। तो टोटल प्रेशर पूछ रहा है बॉटम पर, बॉटम पर टोटल प्रेशर। ठीक है, तो अब निकालते हैं प्रेशर, टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा। तो टोटल प्रेशर की बात करें तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, हम बात करें रो ऑफ ऑयल इंटू जी इंटू एच ऑफ ऑयल। एच ऑफ ऑयल कितना है, 0.3 मीटर कर दिया, प्लस कितना, रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू 0.6 लिख दिया गया है, लिख दिया। अगर रो ऑफ ऑयल की बात करें तो कितना हो जाएगा, अगर रो ऑफ ऑयल की बात करें 0.8 स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दिया गया है इंटू 1000, वाटर का डेंसिटी इंटू 9.81 इंटू कितना 0.3 निकल करके आया, प्लस हमने बात की है 10 की पावर 3 इंटू कितना 9.81 इंटू कितना 0.6 लिखा जाएगा। तो 10th का आंसर बताओ मुझे कैलकुलेट करके कितना आ रहा है, 10th का आंसर बताओ और कैलकुलेट करके कितना आ रहा है। क्या हमारा ये जो वैल्यू आ रही है 8240.4, हम बात कहें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर निकल करके आ रहा है या नहीं? यही वैल्यू आ रही है। तो हमने जो वैल्यू निकाली है वो हमारे कहा आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर निकल करके आ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर, यस ऑप्शन नंबर 4 हमारा। ये क्वेश्चन समझ में आया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से प्लान किया गया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से प्लान किया गया क्वेश्चन है। समझ में आया तो बिल्कुल ध्यान रखो, नहीं आया है तो एक बार फिर से देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन। ठीक है, 10th नंबर का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर होगा। चलो 11th का आंसर बताओ फटाफट से। मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इज बेस्ट सुटेड फॉर, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड किसके लिए बेस्ट सुटेबल निकल करके आता है? मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की बात करेंगे, बेस्ट सुटेड फॉर किसके लिए सुटेबल निकल के आता है?
तो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो निकल के आता है वो किसके लिए, स्पेस फ्रेम के लिए हमारा बेस्ट सुटेबल निकल करके आता है। स्पेस फ्रेम के लिए होगा क्या, नहीं सर, स्पेस के लिए भी होता है, 2D के लिए भी होता है। तो कैसे आपने आंसर लगा दिया, तो हम बात करें रिजिड फ्रेम की, बात करें रिजिड फ्रेम के लिए ज्यादा बेहतर निकल करके आता है, हिंज की कंडीशन में उतना बेटर नहीं होगा, ठीक है, फ्लेक्सिबल के लिए। तो हम बात करें रिजिड फ्रेम की कंडीशन में ये हमारा ज्यादा बेहतर निकल करके आता है। चलो 12 नंबर का आंसर दो फटाफट से। मिनिमम वाटर कंटेंट पूछ रहा है, क्या बोला है, एक मिट्टी में न्यूनतम जल सामग्री जिस पर हम बात करें मिट्टी के टुकड़े होने लगते हैं जब केवल 3 मिमी यानी मिलीमीटर व्यास के धागों में उसे लपेटा जाता है, किससे ज्ञात है, किससे ज्ञात है, किससे ज्ञात है, बड़ी फनी सी हिंदी हो गई है यहां पर, ठीक है। तो पूछ रहा है कि मिनिमम वाटर कंटेंट बताओ जब हम सॉइल को क्रम्बल करते हैं 3 mm डाया के रोल में और उस पर सरफेस क्रैक्स विजिबल हो जाते हैं, तो वो क्या होता है, वो हमारा कहा जाता है प्लास्टिक लिमिट। क्या बोला जाता है, प्लास्टिक लिमिट बोला जाता है। लिक्विड लिमिट क्या है, जहां पर सॉइल अपनी सारी शेयर स्ट्रेंथ लॉस कर देता है, वो लिक्विड लिमिट। और लिक्विड लिमिट के केस में जो शेयर स्ट्रेंथ है, एक बार पूछा है कितना होता है, एक जेई एग्जामिनेशन में पूछा है, बताओ कितना होता है, 2.75 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर यहां पर पूछा है लिक्विड लिमिट के लिए जो हम सैंपल लेते हैं वो किस सीव साइज से पास किया हुआ होना चाहिए, लिक्विड लिमिट के लिए जो सैंपल लेते हैं वो किस सीव साइज से पास किया हुआ होना चाहिए। तो लिक्विड लिमिट के लिए जो सैंपल लिया जाएगा वो किस सीव साइज से, 425 माइक्रोन से पास किया हुआ होना चाहिए, किससे, 425 माइक्रोन से पास किया होना चाहिए। श्रिंकेज लिमिट क्या होती है, वो वाटर कंटेंट की वो लिमिट जिसमें फर्दर रिडक्शन करने पे, और भी ज्यादा रिडक्शन करने पे वॉल्यूम ऑफ सॉइल में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, वो क्या कहा जाएगा, श्रिंकेज लिमिट कहा जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा, श्रिंकेज लिमिट कहा जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर। अच्छा, प्लास्टिक लिमिट पर जो शेयर स्ट्रेंथ होती है वो लिक्विड लिमिट की शेयर स्ट्रेंथ का कितने गुना होता है, प्लास्टिक लिमिट पर जो शेयर स्ट्रेंथ होता है वो लिक्विड लिमिट की शेयर स्ट्रेंथ का कितने गुना होता है। तो ध्यान रखना, प्लास्टिक लिमिट पर जो शेयर स्ट्रेंथ होता है वो लिक्विड लिमिट पर शेयर स्ट्रेंथ का 20 गुना निकल करके आएगा, कितना, सॉरी 20 नहीं, 100 गुना निकल करके आएगा, कितना, 100 गुना, मतलब 100 टाइम्स निकल करके आ रहा होता है, 100 टाइम्स। तो 12 नंबर की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर होगा। 13 नंबर का आंसर बताओ फटाफट से। तो सेक्शन 1 2 एंड 3 दे रखा है, सेक्शन 1 एंड 2 एंड 3 दे रखा है। क्या बोल रहा है यहां पर, क्या बोल रहा है यहां पर, 2 स्टील प्लेट्स हैं, 2 स्टील प्लेट्स हैं, ईच है 12 mm थिकनेस की, कनेक्टेड किया जा रहा है डबल कवर बट जॉइंट से, ठीक है, ऊपर से भी कवर है नीचे से भी कवर है, बाया बोल्ट्स एज शोन इन द फिगर बिलो। द बोल्ट्स डायमीटर इज 20 mm, बोल्ट्स का डायमीटर कितना है, 20 mm है। स्टील इज अ ग्रेड ऑफ Fe410, स्टील कितना 410 का है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज द मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन फॉर द कवर प्लेट, कवर प्लेट के लिए मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन कौन सा आएगा, कवर प्लेट के लिए मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन कौन सा आता है। तो देखो, जो सबसे पास में सेक्शन होगा वही मोस्ट क्रिटिकल आएगा या नहीं, तो सबसे पास में कौन सा है, 1 नंबर है, फिर 2 है, फिर 3 है, ठीक है। तो 1 नंबर सबसे पास में, तो हमारा कौन सा होगा, सेक्शन 11 जो होगा वो मोस्ट क्रिटिकल निकल करके आ जाएगा, सेक्शन 11 जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मोस्ट क्रिटिकल निकल के आएगा। तो 13 नंबर की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर है। 14 नंबर का आंसर था, बहुत प्यारा क्वेश्चन सीपीएम पार्ट से, बताओ 14 का ऑप्शन क्या होगा, जल्दी बताओ। कॉस्ट स्लोप ऑफ द डायरेक्ट कॉस्ट कर्व इज गिवन बाय, अगर कॉस्ट स्लोप की बात करते हैं ऑफ द डायरेक्ट कॉस्ट कर्व, डायरेक्ट कॉस्ट कर्व के लिए जो कॉस्ट स्लोप होता है वो किससे दिया जाता है, तो डायरेक्ट कॉस्ट कर्व के लिए जो कॉस्ट स्लोप होता है वो क्या होता है, वो क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट अपॉन नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम निकल करके आता है। क्रैश कॉस्ट क्या होती है, सभी चीजों को कंट्रोल करने के बाद मैक्सिमम क्रशिंग करने के बाद जो कॉस्ट आएगी वो कॉस्ट होती है क्रैश कॉस्ट। नॉर्मल, नॉर्मल कंडीशन में जो होगी वो नॉर्मल कॉस्ट होगी, और नॉर्मल कंडीशन में टाइम नॉर्मल टाइम, और क्रैश के बाद, क्रैश करने के बाद हमने ऑप्टिमाइज करने के बाद चीजों को जो निकल करके आता है वो क्या होगा, वो क्रैश टाइम निकल करके आएगा, वो क्या होगा, क्रैश टाइम निकल के। तो 14 की बात करेंगे यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो 15 की बात करो फटाफट से, 15 की बात करो फटाफट से, 15 का आंसर बताओ फटाफट से। Which of the following represents the nominal size in mm of a modular bricks? मॉड्यूलर ब्रिक्स के लिए नॉमिनल साइज एमएम में कौन सा बताता है, मॉड्यूलर ब्रिक्स के लिए अगर हम बात करते हैं नॉमिनल साइज, अगर हम बात करें कितना बोला है बेटा, नॉमिनल पूछ रहा है, स्टैंडर्ड नहीं पूछ रहा है, स्टैंडर्ड पूछता है कितना, 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, अगर नॉमिनल पूछ रहा है तो कितना होगा,
हम बात करेंगे 1 सेंटीमीटर ऐड हो जाता है तो कितना, मोटार की थिकनेस ऐड हो जाती है तो कितना होता है 200 mm इंटू 100 mm इंटू 100 mm निकल के आएगा, 200 mm इंटू 100 mm इंटू 100 mm निकल के जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा सही कथन निकल करके आएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा सही कथन निकल गया। तो 15 की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 16 की बात करो फटाफट से। अच्छा, फ्रॉग का डायमेंशन बताना क्या होता है, जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखना। तो 10 mm इंटू कितना होता है 4 mm इंटू 1 टू 2 mm निकल करके आता है। 1 टू 2 mm हम बात करें डेप्थ के फॉर्म में 1 टू 2 mm निकल करके आ रहा होता है। तो वो हमें भी फ्रॉग का डायमेंशन कई बार पूछ सकता है। फ्रॉग यूज क्यों होता है, फ्रॉग यूज क्यों होता है बताओ। तो दो काम होते हैं फ्रैग के मेनली। पहला काम क्या होता है, शेयर की फॉर्मेशन में, सो दैट बॉन्डिंग प्रॉपर हो जाए। दूसरा काम ट्रेडमार्क को मेंशन करने के लिए, ट्रेडमार्क को मेंशन करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, फ्रॉग का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। When not specified, the volume of the steel in RCC work is taken as। तो QSC का एक और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर आरसीसी वर्क में हमें रेनफोर्समेंट निकालना है, रेनफोर्समेंट निकालना है और कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है, नंबर ऑफ डायमेंशंस नहीं दी गए या कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, नंबर ऑफ बार मेंशन है, तो कितना लेते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो जो अप्रोक्सीमेटली लेते हैं वो 0.6% से 1% के बीच में हम लेते हैं ऑफ आरसीसी वॉल्यूम। जो पूरा आरसीसी का वॉल्यूम होगा उसका 0.6 से 1, तो ये क्या है 1 से 1.6 नहीं होगा, 2 से 4 नहीं होगा, 4 से 6 नहीं होगा, क्या होगा 0.6 से 1% ऑफ आरसीसी वॉल्यूम ले लिया जाता है। कितना 0.6% से 1% ऑफ आरसीसी वॉल्यूम लेकर के हम ले रहे होते हैं, लेकर के हम क्या करते हैं इसको ले रहे होते हैं। तो 16 की बात की हमने, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो राइट आंसर निकल करके आएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो 17 का आंसर बताओ फटाफट से। वैल्यू ऑफ डिसमेंटल मटेरियल, तो फटाफट से रिवीजन करते चलो यार। ठीक है, फटाफट से सारी चीजों का रिवीजन भी करता है, क्वेश्चन भी लगाना है, कुछ छोटे क्वेश्चन है कुछ बड़े क्वेश्चन है, कंसेप्ट क्लियर करना है, मेनली कंसेप्ट का रिवीजन करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब ये होता है आपको कंसेप्ट का रिवीजन करते चलना है, बस कंसेप्ट का रिवीजन जरूरी है। तो द वैल्यू ऑफ डिसमेंटल्ड मटेरियल लेस द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग इज, डिसमेंटल मटेरियल की वैल्यू जो है वो लेस देन है कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग। कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग से मतलब हमने एक खंडर घर था उसको हमने डिसमेंटल कराया, तोड़वाया और फिर उसको बेचने की कोशिश की, तो हमने तोड़वाने में 1000 रुपए लगा दिए, लेकिन अब जो स्क्रैप बेच रहा है वो 800 रुपए का जा रहा है। वो कितने का जा रहा है 800 रुपए का जा रहा है, तो निगेटिव में चले गए। और निगेटिव वैल्यू किसमें पॉसिबल है, स्क्रैप में। जंक वैल्यू जिसे हम बोलते हैं जंक वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू बोल सकते हैं। सैल्वेशन वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू क्या होता है, हम क्या विदाउट डिसमेंटलिंग अगर मैं इसको बेचता तो हमारा क्या होता है सेल्वेज वैल्यू हम निकाल करके लाते हैं, सेल्वेज वैल्यू हम बात करते हैं यहाँ पर निकाल करके लाते हैं। अगर हम क्या रिटीएबल वैल्यू क्या होता है, हम बात करेंगे कि हम जो अपना मेंटेनेंस वगैरह देखेंगे, अपनी प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस वगैरह देखा, सभी कुछ काट करके जो नेट इनकम आई उस पर जो टैक्स लगना है वो हमारा रिटीएबल वैल्यू निकाल करके लाते हैं। वो क्या कहलाता है, रिटीएबल वैल्यू हमारा कहा जा रहा होता है। तो 17 की बात करेंगे यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 17 की बात करेंगे तो राइट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, स्क्रैप वैल्यू जनरली कितना प्रतिशत लिया जाता है कैपिटल कॉस्ट का, स्क्रैप वैल्यू जनरली कितना प्रतिशत लिया जाता है कैपिटल कॉस्ट का। तो स्क्रैप वैल्यू जो है वो कैपिटल कॉस्ट का कितना जनरली 10% ले लिया जाता है। कितना जनरली 10% लेकर के चल रहे होते हैं, जनरली 10% लेकर के चल रहे होते हैं। ठीक है, चलिए 18 नंबर का आंसर बताओ। एफ्लोरेसेंस ऑफ ब्रेक इज ड्यू टू, एफ्लोरेसेंस ऑफ ब्रेक इज ड्यू टू, ब्रिक का जो एफ्लोरेसेंस होता है, एफ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है, ब्रिक की सरफेस पे व्हाइट व्हाइट पैचेस आ जाते हैं कई बार। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है एफ्लोरेसेंस। और एफ्लोरेसेंस किस कारण से होता है, एफ्लोरेसेंस का कारण क्या होगा, तो एफ्लोरेसेंस का कारण तो देखो यहां पर क्या होगा, हाई सिल्ट कंटेंट इन द ब्रिक अर्थ, ब्रिक अर्थ में हाई सिल्ट कंटेंट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरा, soluble salt present in the clay for making bricks, अगर हम बात करें सोल्यूबल साल्ट प्रेजेंट है ब्रिक में तो वो क्या होगा, ड्राइनेस होने पर वो क्या होगा सरफेस पे आ जाते हैं और व्हाइट व्हाइट पैचेस देते हैं। तो ये हमारा कथन सही हो सकता है। दूसरा, तीसरा, हाई पोरोसिटी ऑफ द ब्रिक्स, ब्रिक्स में हाई पोरोसिटी होती है, वाटर का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, ये कंडीशन निकल करके नहीं होगी। और इंक्रीज द बर्निंग ऑफ ब्रिक, एक्सेसिव बर्निंग, अगर एक्सेसिव बर्निंग होगी तो इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ठीक है, इसमें हम क्या एफ्लोरेसेंस का कोई भी रीजन नहीं निकल के आएगा, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो सही कथन निकल के आएगा, soluble salts present in the clay for making the bricks। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो
सही कथन निकले। तो 18 की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, 19 का बात करो फटाफट से। Prandtl mixing length for the turbulent flow through the pipes is, अगर Prandtl mixing length की बात करेंगे for the turbulent flow through the pipe is, पाइप से जो turbulent flow हो रहा है उस कंडीशन में Prandtl mixing length कितना होगा। Prandtl mixing length की बात करेंगे तो Prandtl mixing length कितना निकल करके आएगा, Prandtl mixing length कितना निकल करके आएगा, बताओ फटाफट से। Prandtl mixing length की बात करेंगे कितना आएगा, तो देखो किस बात पे डिपेंड करता है किस पे नहीं। तो क्या पूछ रहा है, टर्बुलेंट फ्लो। सबसे पहले पाइप में टर्बुलेंट फ्लो के लिए रेनॉल्ड्स नंबर कितना, 4000 से ज्यादा, और लैमिनार फ्लो के लिए 2000 से कम। 2000 से 4000 हुआ तो क्या हुआ, ट्रांजिशन हुआ या नहीं। तो हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ शेयर स्ट्रेस, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम बात करेंगे यहां पर। दूसरा, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होता, ये क्या नहीं होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होता। तीसरा, इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द पाइप एक्सिस, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा, हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा, नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर निकल के आएगा। कौन सा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, नन ऑफ द। मुझे पता है कई लोगों ने गलत किया है इसमें, किया है। चलो, तो हमारे फोर्थ इज द राइट ऑप्शन निकल करके आएगा। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, Prandtl मिक्सिंग लेंथ होता क्या है ये भी समझ लो, पूछा जा सकता है Prandtl मिक्सिंग लेंथ क्या होगा। ठीक है, तो Prandtl मिक्सिंग लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेयर्स के बीच में डिस्टेंस होगा इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन सच दैट द लम्प्स ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल फ्रॉम वन लेयर कुड रीच टू द अदर लेयर। तो एक लेयर से दूसरे लेयर में फ्लूइड पार्टिकल पहुंच रहा है, तो उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, Prandtl मिक्सिंग लेंथ बोलते हैं। ठीक है, एंड द पार्टिकल आर मिक्स्ड इन सच अ वे दैट द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इन द डायरेक्शन इज कंजर्व। तो मोमेंटम जो होगा पार्टिकल का वो कंजर्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट, Prandtl मिक्सिंग लेंथ इज 0 एट द पाइप वॉल पे 0 लेते हैं, एज द फ्लो इज लैमिनार। फ्लो क्या है, लैमिनार है। दैट इज निग्लिजिबल वेलोसिटी फ्लक्चुएशन एट द बाउंड्री ऑफ द पाइप वॉल इज कंसीडर्ड। पाइप वॉल पर निग्लिजिबल वेलोसिटी फ्लक्चुएशन कंसीडर किया जा रहा है। तो 19 की आंसर बात करें क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो 20 नंबर का आंसर बताओ फटाफट से। Length of transition curve depend on rate of change of, length of transition curve depend on rate of change of, length of transition curve depend on rate of change of। तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व अगर मैं देखूं तो कैसे लेते हैं, तीन पैरामीटर होते हैं। पहला होता है कंफर्ट कंडीशन, जिसे हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। दूसरा होता है सुपर एलिवेशन के बेसिस पे, और तीसरा होता है एम्पिरिकल फॉर्मूलाज होते हैं। तो अगर यहां दिया हुआ तो स्पीड पर हम आते हैं नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं, डिस्टेंस नहीं, तो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। और अगर हमने देखा तो LT इज इक्वल टू क्या होता है, VQ अपॉन 46.54 CR निकल करके आएगा। V किसमें होगा, किलोमीटर पर आवर्स में, R किसमें होगा, रेडियस मीटर में, C क्या होता है, हम कहें रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, और इसकी वैल्यू कितना लिया जाता है, मीटर पर सेकंड क्यू लिया जाता है। यूनिट क्या लिया जाता है, मीटर पर सेकंड क्यू। अगेन सी की वैल्यू IRC के अकॉर्डिंग भी डिफाइन होती है। ठीक है, तो सी की वैल्यू IRC के अकॉर्डिंग क्या होती है, कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट से, जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट से। और नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में देखने के बाद बताना, टेलीग्राम पे डिस्कस करना। मैं कई बार बता चुका हूं आप लोगों को, कई बार इसके बारे में बता चुका हूं आप लोगों को। जल्दी बताओ, बाकी सभी लोगों को बताओ कितना होता है IRC के अकॉर्डिंग, और इसकी रेंज क्या होती है वो भी मेंशन करो फटाफट से, वो भी मेंशन करो फटाफट से, दोनों चीजें मेंशन करो फटाफट से। बहुत बढ़िया, तो 20 नंबर की बात करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो राइट आंसर निकल करके आएगा। 21 का आंसर बताओ फटाफट से क्या होगा, 21 का आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। सत्य कथन की पहचान करना है, सत्य कथन की पहचान करना है तुमको। सत्य कथन की पहचान करो, क्या है, क्या बोला है, मोस्ट ऑफ द लोड्स अप्लाइड टू अ बिल्डिंग आर एनवायरमेंटल लोड। मोस्ट ऑफ द लोड जो एनवायरमेंटल लोड होते हैं क्या, नहीं, एनवायरमेंटल लोड तो ऑकेजनली कंसीडर किए जाते, कभी कभी कंसीडर होते हैं। हमेशा एनवायरमेंटल लोड के बेसिस पे क्या डिजाइनिंग करते हो क्या, नहीं ना, हमेशा एनवायरमेंटल लोड के बेसिस पे नहीं करते। दूसरा, मोस्ट लोड आर द डेड फॉलोड बाय द लाइव लोड, बिल्कुल सही बात है। डेड लोड तो होता है मतलब स्ट्रक्चर का लोड होता है, लाइव लोड मतलब हमारा लोड। तो मोस्ट लोड आर द डेड लोड्स फॉलोड बाय द लाइव लोड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट होगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर केवल बी स्टेटमेंट सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर होगा। केवल और केवल कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट आंसर निकल करके आएगा। ठीक है, 21 22 की बात करो, a fluid flow taking place continuously around a curve path about a fixed axis of rotation, it is known as, बताओ फटाफट से आंसर क्या होगा, 22 नंबर का आंसर क्या होगा, ध्यान देखिएगा सभी लोग। वैभव कोड, अगर आप वैभव कोड लगाते हैं सुपर कोचिंग के किसी भी कोर्सेज पर, चाहे वो SSC हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो,
ठीक है। तो हम बात करें मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहां पर मिलता है, ठीक है, चाहे एजेई हो चाहे गेट हो, किसी भी के लिए किसी के भी लगाते हैं आप मैक्सिमम डिस्काउंट एक्सेस करने के लिए, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है वैभव कोड को यूज करने पर, वैभव कोड को यूज करने पर। तो जब भी आप कोर्सेज को एनरोल करते हैं तो वैभव कोड को मत भूलिएगा और इसको अप्लाई करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पर एनरोल कर सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट एनरोल कर सकते हैं। लास्ट में बताऊंगा किस तरीके से अप्लाई करना। तो देखो फ्लोट अगर हम एक एक्सिस है उसके अबाउट फ्लो ऐसे रोटेट हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, वॉर्टेक्स फ्लो बोला जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा, वॉर्टेक्स फ्लो बोला जाएगा, उसको क्या बोला जाएगा, वॉर्टेक्स। तो कंटिन्यूअसली राउंड आ कर्व पाथ, एक कर्व पाथ के कंटिन्यूअसली हो रहा है अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, तो उसको क्या बोला जाएगा, वॉर्टेक्स फ्लो बोला जाता है। अब दो तरीके के वॉर्टेक्स होते हैं, एक फोर्स होता है, एक फ्री होता है। अगर फोर्स किसी फोर्स के कारण घूम रहा है, जैसे वॉशिंग मशीन में घुमाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी के कारण फोर्स जनरेट होगा, तो फोर्स के फुली घूम रहा है। और फ्री क्या होगा, सिंक में पानी भर दो, पहले सिंक को बंद कर लो, सिंक में पानी भर दो, उसके बाद अचानक से हाथ हटाओगे तो पानी क्या होगा, ऐसे गोल गोल घूम के अंदर की साइड जाना स्टार्ट करे, तो ये क्या होगा, फ्री वॉर्टेक्स होगा। तो फोर्स वॉर्टेक्स एंड फ्री वॉर्टेक्स आर पॉसिबल ओवर हियर। चलो 23 नंबर का आंसर बोले तो फाइंड द वन विच इज नॉट यूज्ड इन कॉरिंग। कॉरिंग में यूज नहीं किया जाता है, कॉरिंग में यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। निम्न में से उस एक को ज्ञात कीजिए जिसका प्रयोग उत्खनन में नहीं किया जाता है। कॉरिंग का मतलब क्या होता है, उत्खनन, मतलब रॉक से स्टोन को निकालने की प्रोसेस, रॉक से स्टोन को निकालने की प्रोसेस क्या कही जाती है, कॉरिंग कही जाती है। रॉक से स्टोन को निकालने की प्रोसेस क्या कही जाती है, कॉरिंग। तो कॉरिंग में कौन सा यूज नहीं होगा, हम बात करेंगे यहाँ पर गन पाउडर, गन कॉटन और डायनामाइट, तीनों यूज होते हैं, बट मार्बल पाउडर यहाँ पर यूज नहीं होता है, ठीक है। ये तीनों किसके लिए, एज अ एक्सप्लोसिव हम यूज कर रहे होते हैं। कैसे यूज करते हैं, एज अ एक्सप्लोसिव हम इनको यूज कर रहे होते हैं। 23 नंबर की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 24 नंबर का आंसर दो, हाईएस्ट इफिशियंसी इज ऑब्टेन्ड विद द फॉलोइंग चैनल सेक्शन। किस चैनल सेक्शन से हमारा हाईएस्ट इफिशियंसी ऑब्टेन्ड की जा रही होती है, किस चैनल सेक्शन से हमारा हाईएस्ट हम बात करते हैं इफिशियंसी ऑब्टेन होती है। तो हम बात करेंगे ट्रेपेजॉइडल चैनल से, ट्रेपेजॉइडल चैनल की मदद से क्या होता है, हाईएस्ट इफिशियंसी हम ऑब्टेन कर सकते हैं, हाईएस्ट इफिशियंसी यहां पर ऑब्टेन की जा सकती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 25 की बात करेंगे, फिर से वही, एंट्रेंड एयर इन कॉन्क्रीट। अगर कॉन्क्रीट को मैं एयर की एंट्री कर दी गई, एयर की एंट्री कर दी गई तो क्या होगा, देखो अगर एयर की एंट्री की कर दी गई, पार्टिकल थोड़ा दूर दूर होंगे, तो सेटिंग टाइम क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, सेटिंग टाइम बढ़ जाएगा, मतलब वर्केबिलिटी जो प्लेसिंग में होगा वो वर्केबिलिटी भी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो वर्केबिलिटी इंक्रीज होगी, बिल्कुल वर्केबिलिटी क्या डिक्रीज होगी, डिक्रीज तो नहीं होगी, डिक्रीज तो नहीं होगी। इंक्रीज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ में अफेक्ट नहीं करेगा, तो हम बात करेंगे नन ऑफ द अबव हो नहीं सकता, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही आंसर निकल करके आ गया, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही आंसर हो गया, ठीक है। तो मैं आपके लिए डेली यहां पर अवेलेबल होता हूं, सुबह 10 बजे और शाम को 7 बजे, और टेलीग्राम चैनल है वैभव सर सुपर कोचिंग। अगर कोई डाउट एंड क्वेरीज रह जाती है तो आप इनके साथ यहां पर डिस्कशन कर सकते हैं, इसके साथ यहां पर डिस्कशन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पर मैं अवेलेबल रहता हूं, आपके साथ बाकी स्टूडेंट भी अवेलेबल रहते हैं, तो आप यहां पर इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो 26 नंबर क्वेश्चन जो है वो 26 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आपको यहां पर बताना है। तो कमेंट सेक्शन में सभी लोग आंसर करेंगे कि होमवर्क क्वेश्चंस कैसे हैं। बाकी आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, और जल्दी हम मिलने वाले हैं फिर से एक बहुत धुआंधार तरीके से। बस अभी कुछ दिनों की बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर कैसे एनरोल करना है, देखो यूट्यूब पे आओगे, किसी भी वीडियो में चले जाओ, किसी भी वीडियो में चले जाओ, डिस्क्रिप्शन में जाओगे आप, जैसे ही डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो डिस्क्रिप्शन में जाने पे आपको क्या मिलेगा, शो मोर में जाएंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां भी जा सकते हैं। तो देखो यहाँ पर वैभव सर का टेलीग्राम चैनल की लिंक यहाँ पर है, एजेई सिविल के लिए आप यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। और अगर हम बात करेंगे तो ईएमआई कॉस्ट पर भी यहाँ पर आपके कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो आपको मिलेगा मेरा एसएससी जेई लाइव अचीवर बैच, एसएससी जेई नॉन टेक्निकल बैच कंप्लीट मिलता है, मेरा डीडीए जेई का बैच मिलेगा, एजेई कंप्लीट प्रिपरेशंस मिलता है मेरा इंग्लिश लैंग्वेज का। तो ये सारी चीजें आपको मिल रही होती हैं। साथ ही साथ मैं बात करूंगा आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पीडीएफ नोट्स मिलेगा जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपको क्या करना है, यहाँ पर वैभव कोड अप्लाई करना है और अपने सब्सक्रिप्शन को एनरोल करना है 6 मंथ और 3 मंथ के लिए, ठीक है। तो 6 मंथ अगर आप एनरोल करते हैं तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव निकल करके आएगा। तो वैभव कोड को यहां पर अप्लाई कीजिएगा, अप्लाई कूपन में जाकर के जो कोड दिया है उसको हटाना है, और इस कोड को अप्लाई करके आप वहां पर एनरोल कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर, ओके। तो थैंक यू एवरीवन, एंड जाते जाते सेशन को शेयर और लाइक जरूर कर देना, और सेशन को अगर हम बात करें नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।